स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों वीडियो की शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसमें सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती है। जहां इस तरह के विवादित बयान देने वाले उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरपुर के बाद अब पश्चिमी चंपारण की बेतिया कोर्ट में भी उनके खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। बेतिया निवासी संतोष गुप्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि साहू ने सार्वजनिक मंच पर बिहार की महिलाओं को लेकर के बेहद अभद्र और फिर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे बिहार की सभी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। दोस्तों नीतीश कुमार फिर से बिहार दौरा करने वाले हैं। दरअसल बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के दौरे पर निकलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद राज्यव्यापी यात्रा शुरू हो सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाकर के प्रगति यात्रा के दौरान किए गए फैसलों और फिर घोषित योजनाओं की जमीनी हकीकत खोजे देखेंगे। यह यात्रा में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। जिलों के डीएम एसपी को तैयारी को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के जरिए विकास कार्य, कानून व्यवस्था और फिर जन समस्याओं का फीडबैक भी लेंगे। दोस्तों बिहार में ठंड ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में जनवरी ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में 22 दिन कोल्ड डे रहे, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। जहां समस्तीपुर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री तक पहुंच गया। पहाड़ों से आई बर्फीली हवाओं ने पूरे बिहार को ठिठुरा दिया। वहीं पर घना कोहरा, कमजोर धूप और फिर शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुए। अस्पतालों में हार्ट अटैक और फिर ब्रेन हेमरेज के मरीज 30% तक बढ़ गए। वहीं पर ट्रेनें और फिर फ्लाइट लेट चल रही है। किसान फसलों को लेकर के चिंतित है। सरकार ने अलाव, रेन बसेरे और फिर कंबल बांटने की व्यवस्था की है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी के बाद हल्की राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपना 40वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया है। इस मौके पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन उन्हें बधाई देने पहुंचे। मुलाकात के दौरान पवन सिंह ने शाहनवाज हुसैन के पैर छू करके आशीर्वाद लिया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में बीजेपी की बम्पर जीत में पवन सिंह की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने अपने काम से बिहार का नाम ऊंचा किया है। जन्मदिन पर पवन सिंह को उनकी पत्नी ज्योति सिंह और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी बधाई दी है। धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की है। दोस्तों जेडीयू में जल्द बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार प्रदेश इकाई में फेरबदल की तैयारी में है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और उनकी जगह नए चेहरे को कमान सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रवंशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। पार्टी नेतृत्व वरिष्ठ संगठनात्मक अनुभव, जातीय समीकरण और फिर क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर के फैसला ले सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही जेडीयू प्रदेश संगठन में बदलाव का ऐलान हो सकता है। दोस्तों बिहार में जमीन से जुड़े हुए मामलों में अंचलाधिकारी यानी कि सीईओ की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। अगर जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम जाली दस्तावेज के आधार पर कराया जाता है तो फिर दस्तावेज देने वाले पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो फिर संबंधित अंचलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर सरकारी जमीन के मामले में जाली कागज मिलने पर सीईओ सीधे थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। वहीं पर निजी या फिर रैयती जमीन के विवाद में जांच के बाद सीईओ और राजस्व अधिकारी की सिफारिश पर परिवादी एफआईआर दर्ज कराएगा। वहीं पर विभाग ने साफ कर दिया है कि जाली दस्तावेज वाले मामलों में कोई आदेश जारी नहीं होगा या पहले से दिए गए आदेशों की भी समीक्षा की जाएगी। इस निर्देश के बाद सीईओ की जवाबदेही और सख्त हो गई है।
दोस्तों बिहार में नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और बड़ी सड़क परियोजनाओं का काम अब और तेज होगा। जब सरकार ने जमीन अधिग्रहण की सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकाल दिया है। जब अब हर बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए अलग अलग राजस्व अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इससे जमीन से जुड़े हुए रिपोर्ट, मुआवजा और फिर जो कागजी प्रक्रिया में होने वाली देरी खत्म होगी। अब तक जिला स्तर पर एक ही अधिकारी कई परियोजनाएं देखता था, जिससे काम सालों तक अटका रहता था। नई व्यवस्था के तहत हर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए परियोजनावार ADLO यानी कि अपर जिला भू अर्जन अधिकारी तैनात होंगे। वहीं पर ये अधिकारी सिर्फ उसी परियोजना का काम देखेंगे और पथ निर्माण विभाग और फिर राजस्व विभाग के बीच तालमेल बनाएंगे। वहीं पर इससे जमीन अधिग्रहण तेज होगा और फिर सड़क निर्माण समय पर पूरा हो सकेगा। वहीं पर सरकार के इस फैसले से बिहार में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा, निवेश बढ़ेगा और फिर आम लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति हमेशा से खास रही है, जब बड़े सियासी फैसले अक्सर इसी समय के आसपास होते रहे हैं। अब एक बार फिर से राजनीति गरमाने वाली है, क्योंकि लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति पर चूरा दही भोज का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप यादव ने इस भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को न्योता भेजने की बात कही है। यह तेज प्रताप यादव का कहना है कि सभी बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया जाएगा। 14 जनवरी को उनके आवास पर चूरा, दही, गुड़ और फिर तिलकुट का आयोजन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही मंच पर नजर आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा संकेत मिल सकता है। दोस्तों बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की बड़ी खबर है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि BTSC ने पंप ऑपरेटर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुल 191 पदों पर नियुक्ति होगी। जब 10वीं पास और फिर ITI किए हुए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 12 जनवरी 2026 है। ऑनलाइन आवेदन BTSC की वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर किया जाएगा। चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए होगा। वहीं पर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 2 के तहत 19,900 से 63,200 रुपये तक का सैलरी मिलेगी। दोस्तों बिहार के मखाना किसानों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। साल 2025-26 के लिए सरकार ने मखाना अवय्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अब मखाना बीज के साथ साथ टूल किट पर भी अनुदान मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य मखाना खेती को आधुनिक, लाभकारी और फिर ज़्यादा क्षेत्र में फैलाना है। वहीं पर 25 डिसमिल से लेकर के 5 एकड़ तक मखाना की खेती करने वाले किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे। वहीं पर उन्नत बीज और आधुनिक उपकरण मिलने से किसानों की लागत कम होगी और फिर उत्पादन बढ़ेगा। अब मखाना की खेती सिर्फ तालाबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपेक्षाकृत सूखी जमीन पर भी संभव हो सकेगी। जब मखाना की देश विदेश में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार इसे कैश क्रॉप के रूप में आगे बढ़ा रही है। इस योजना से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दोस्तों समाजवादी पार्टी के एक नेता शिवराज सिंह यादव के एक बयान से देश में नई बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं बल्कि यादव हैं, जिसके बाद लोग सवाल करने लगे हैं कि यादव आखिर किस धर्म से जुड़े हैं, क्या यादव हिंदू नहीं है? हकीकत यह है कि यादव समुदाय भारत के सबसे पुराने समुदाय में से एक है। जब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यादव खुद को राजा ययाति के पुत्र यदु का वंशज मानते हैं, इसी कारण उन्हें यदुवंशी कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण को भी यदुवंशी क्षत्रिय माना जाता है, यह माना गया है, जो कि यादवों की पहचान का सबसे बड़ा आधार है। धार्मिक रूप से यादव हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं और वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं। यादव जन्म, विवाह, पूजा पाठ और फिर सभी संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही करते हैं। OBC वर्ग में शामिल होना सामाजिक और फिर प्रशासनिक क्षेत्रीय श्रेणी है, न कि धार्मिक पहचान। इसीलिए इतिहास, धर्म और फिर परंपरा के अनुसार यादव कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू समाज का ही अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार पलटवार किया है। महाराष्ट्र के अकोला में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 4 बच्चे की बात करता है तो फिर 20 क्यों नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बच्चा पैदा करने की सलाह दी जा रही है तो फिर पहले खुद उदाहरण पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि किसने रोका है, अगर चाहे तो पैदा करें,
असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान का भी जिक्र करते हुए कहा कि जनसंख्या जैसे गंभीर मुद्दे पर इस तरीके की बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना है। दरअसल नवनीत राणा ने हिंदुओं से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की थी और फिर देश को पाकिस्तान जैसा बनने से रोकने की बात कही थी। इसी बयान के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है और फिर विपक्ष ने इसे भड़काने वाली राजनीति करार दिया है। दोस्तों, नवादा जिला के रजौली में उज्ज्वल योजना को लेकर के चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सती स्थान स्थित निशा भारत गैस एजेंसी पर गरीब लाभुकों से गैस कनेक्शन देने के नाम पर 3 से 4 हजार रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगा है। जहां लाभुकों का कहना है कि उज्ज्वला योजना के तहत उनका नाम लिस्ट में होने के बावजूद भी गैस कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। सरिता देवी और कारी देवी ने आरोप लगाया है कि एजेंसी कर्मी संतोष कुमार ने पैसे दिए बिना कनेक्शन देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि हर पंचायत में दलाल तैनात है और लंबे समय से ये खेल चल रहा है। कई बार शिकायत और फिर निरीक्षण के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब पीड़ित लाभुकों ने प्रशासन से मामले की जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, बिहार इन दिनों भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। ठंडी हवाओं और फिर धूप के गायब रहने से दिन रात कनकनी बढ़ गई है। इस बार ठंड इतनी ज्यादा है कि बिहार में 40 साल पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण पाकिस्तान की ओर से आ रही ठंडी पछुआ हवाएं बिहार तक पहुंच रही है। इन्हीं हवाओं की वजह से दिन में भी तापमान नहीं बढ़ पा रही है और कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। जहाँ पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया और सहरसा समेत कई जिलों में 10 जनवरी तक कड़ाके की ठंड रहने की संभावना है। पश्चिमी बिहार के जिलों में शीतलहर का असर ज्यादा दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 जनवरी के बाद हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन जनवरी भर रात की ठंडी बनी रहेगी। जब कोहरे की वजह से सड़क, रेल और फिर हवाई यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित है। दोस्तों, अब पंचायत भवन में जमीन विवाद सुलझेगा। जी हां, अब ब्लॉक जाने की झंझट खत्म हो गई है। दरअसल बात यह है कि बिहार में जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर के आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब जमीन विवाद के लिए ना तो ब्लॉक जाना पड़ेगा और न ही अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फैसला लिया है कि राजस्व कर्मचारी सीधे पंचायत भवन में बैठक करके लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये व्यवस्था भूमि सुधार जन कल्याण संवाद योजना के तहत लागू की गई है। अब गाँव स्तर पर ही दाखिल खारिज, जमाबंदी, रसीद, सीमांकन और फिर जमीन विवाद जैसे मामलों का निपटारा होगा। राजस्व कर्मचारी तय दिन पर पंचायत में मौजूद रहेंगे और फिर मौके पर ही शिकायत सुनेंगे। वहीं पर सरकार का ये कहना है कि इससे समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और गांव के लोगों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। दोस्तों, बिहार में इस वक्त हरकत मच गया है जब बिहार के पूर्व डीजीपी आलोक राज ने बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही इस्तीफा दे दिया। जब 1989 बेंच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज को हाल ही में बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। वो 31 दिसंबर को डीजीपी पद से रिटायर हुए थे और सरकार ने उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें 5 साल के लिए ये एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन कार्यभार संभालने के महज 2 दिन बाद ही आलोक राज ने पद छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि वे निजी कारणों से ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। उनका इस्तीफा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। वहीं पर आलोक राज अपनी सख्त छवि और फिर पारदर्शी कार्यशैली के लिए जाने जाते रहे हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति को सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा था। अब उनके अचानक इस्तीफा से बीएसएससी और फिर आने वाली भर्तियों को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस राम विरोधी है, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल आ गया जब जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला बोला। जब पटना में मीडिया से बातचीत करने के दौरान तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस को राम विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से भगवान राम, श्री कृष्ण और फिर महादेव का अपमान किया है। मनरेगा योजना के नाम को लेकर के उन्हें उठे विवाद पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रभु राम के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि योजनाओं के नाम में राम का नाम होना गर्व की बात है, लेकिन कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के बड़े नेता माथे पर चंदन का तिलक तक नहीं लगाते, जो कि हिंदू परंपराओं के प्रति उनके अनादर को दिखाता है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं।
दोस्तों अगर आप प्लास्टिक वाला आधार यानी कि पीवीसी कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जनवरी 2026 से आधार पीवीसी कार्ड बनवाना अब महंगा हो गया है। UIDAI ने इसकी फीस बढ़ाकर के 75 रुपये कर दी है, जो टैक्स समेत है। जी हाँ, पहले यही कार्ड 50 रुपये में बन जाता था। UIDAI के अनुसार कार्ड की प्रिंटिंग, मटेरियल और फिर पोस्ट से डिलीवरी का खर्च बढ़ने की वजह से चार्ज बढ़ा दिया गया है। आधार पीवीसी कार्ड ATM कार्ड जैसा छोटा है, मजबूत और पानी से खराब ना होने वाला होता है। जैसे इसकी वैधता बिल्कुल भी कागज़ वाले आधार और फिर ई आधार जैसे है। वहाँ पर आधार पीवीसी कार्ड घर बैठे ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। इसके लिए myaadhar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं, आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID नंबर डालें, OTP से लॉगिन करें और 75 रुपये का पेमेंट करें और फिर कार्ड मंगाएं अपने घर पर। दोस्तों जनवरी महीने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के तहत राशन वितरण में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और फिर 3 किलो चावल दिया जाएगा। ये व्यवस्था राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर लागू की गई है। दोस्तों करीब 1 महीने के विदेश दौरे के बाद RJD नेता तेज प्रताप यादव भारत लौट आए हैं। जब दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने देर रात पंडारा पार्क स्थित मीसा भारती के सरकारी आवास पर अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के साथ ही सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के नाम से जुड़े एक पैरोडी अकाउंट का ट्वीट तेजी से वायरल हो गया। दोस्तों बिहार में जमीन विवाद के मामले को लेकर के उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी अंचल अधिकारी, CEO और फिर संबंधित राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि लंबित जमीन मामलों का निपटारा तय समय सीमा तक करें, अन्यथा उनके खिलाफ निगरानी विभाग कार्रवाई करेगा। विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि जमीन की शिकायतें और फिर विवाद लंबे समय तक लंबित नहीं रहेंगे और गलत प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को सतर्क रहने और फिर पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए कहा गया है। इस आदेश से माना जा रहा है कि भूमि सुधार और फिर विवाद समाधान प्रणाली में तेजी आएगी और आम जनता को न्याय मिलने में आसानी होगी। पारदर्शिता न होने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों लालू प्रसाद यादव के नाती आदित्य 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग पर चले गए हैं। जी हाँ, 2 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग पर गए हैं। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बताया है कि 18 साल की उम्र में उनका बड़ा बेटा आदित्य प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करके बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। रोहिणी आचार्य ने भावुक संदेश में लिखा कि आदित्य बहादुर, अनुशासित और साहसी है और जीवन की कठिन लड़ाइयों से ही सच्चे योद्धा बनते हैं। उन्होंने बेटे को देश सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि पूरा परिवार उनके साथ है। दोस्तों बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के दावे के बीच एक बार फिर से राजस्व विभाग शर्मसार हुआ है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की चेतावनी के बावजूद भी वैशाली में एक राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। जन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने राजस्व कर्मचारी राजेश रोशन को 5,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी अमृतपुर, मोहम्मदपुर और फिर भगवतपुर पंचायत का प्रभार संभाल रहा था। शिकायतकर्ता विनय कुमार सिंह ने बताया है कि जमीन के दाखिल खारिज और फिर परिमार्जन के बदले रिश्वत मांगी जा रही थी। यह सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया और फिर सड़क पर ही कर्मचारी को पकड़ लिया। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं दिखाती है कि निगरानी विभाग तो सक्रिय है, लेकिन भ्रष्ट कर्मियों में अब भी कानून का डर नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों यूपी में SIR का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 18% नाम काट दिए गए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के बाद बड़ा बदलाव सामने आया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जो कुल वोटर का लगभग 18% है। यह आंकड़ा बिहार से भी ज्यादा है। SIR से पहले यूपी में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जो कि अब घट करके 12.55 करोड़ हो गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा नाम पलायन या फिर स्थान बदलने के कारण कटे हैं, जबकि लाखों नाम मृत और फिर डुप्लीकेट मतदाताओं के भी हटाए गए हैं। या बिहार में जहां पर SIR के बाद सिर्फ 6% नाम कटे थे, वहीं पर यूपी में यह आंकड़ा 2.5 गुना ज्यादा है। अगर यूपी में किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटा है तो फिर वो है 6 फरवरी 2026 का दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और फिर अंतिम वोटर लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी होगी। दोस्तों कांग्रेस समीक्षा बैठक में हंगामा हुआ है।
जब 2 गुटों में जमकर की मारपीट हुई है। मधुबनी में बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक उस वक्त बवाल में बदल गई जब टिकट बंटवारे को लेकर के नाराज कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जब कांग्रेस कार्यालय में लात घुसे चले और फिर जमकर की मारपीट हुई। हैरानी की बात तो ये रही है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान मौके पर मौजूद थे, लेकिन उनके सामने ही हंगामा होता रहा। जब बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद टिकट वितरण को लेकर के असंतोष इस झगड़े की वजह बना है। इस घटना ने कांग्रेस के अंदर गहरे मतभेद और फिर संगठनात्मक कलह को उजागर कर दिया है। दोस्तों, किशनगंज के पोवाखाली इलाके में कड़ाके की ठंड और फिर शीतलहर से आलू किसानों की चिंता बढ़ गई है। लगातार गिरते तापमान, घना कोहरा और फिर धूप नहीं निकलने से आलू के पौधे में झुलसा रोग के लक्षण दिखने लगे हैं, जहां पत्ते काले पड़ रहे हैं और फिर पौधे की बरवार रुक गई है। जब प्रगतिशील किसान निरंजन सिंह ने बताया है कि इस समय फसल बेहद संवेदनशील दौर में है। अगर ठंड और फिर पाले का असर जारी रहा तो फिर पैदावार भी भारी गिरावट आ सकती है। जब पाले से बचाव के लिए किसान खेतों में धुआं कर रहे हैं और हल्की सिंचाई का सहारा ले रहे हैं, लेकिन खतरा बना हुआ। जब किसानों ने जिला प्रशासन और फिर कृषि विभाग से मांग की है कि पंचायत स्तर पर कृषि विशेषज्ञ भेजे जाएं और फिर सरकारी अनुदान पर दवाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि आलू की फसल को बचाया जा सके। दोस्तों, स्कूलों की छुट्टियों के बीच सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और फिर 12वीं के छात्रों के लिए अहम निर्देश जारी किया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क और फिर इंटरनल असेसमेंट को लेकर के बोर्ड ने सख्ती बढ़ा दी है। जहाँ सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा बाहरी परीक्षक की मौजूदगी में ही होगी। अगर किसी स्कूल ने बिना बाहरी परीक्षक की परीक्षा कराई तो फिर वह प्रैक्टिकल रद्द मानी जाएगी और छात्रों को औसत अंक दिए जाएंगे। कक्षा 10वीं का इंटरनल असेसमेंट स्कूल का स्तर पर होगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है। जब बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सभी अंक तय समय पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए, क्योंकि बाद में किसी तरह का बदलाव संभव नहीं होगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अब बिहार पहुंच चुका है। करीब 45 दिनों की लंबी यात्रा के बाद यह शिवलिंग तमिलनाडु से होते हुए बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पहुंचा है। जैसे ही शिवलिंग गोपालगंज और फिर पूर्वी चंपारण पहुंचा तो फिर रास्ते भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई। जब लोगों ने फूल मालाएं चढ़ाई और फिर पूजा की और हर हर महादेव की जयकारे लगाए, पूरा माहौल शिवमय हो गया। ये विशाल शिवलिंग 17 जनवरी 2026 को केसरिया स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। स्थापना के दिन हरिद्वार, गंगोत्री, कैलाश, मानसरोवर और फिर प्रयागराज के पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक होगा। इस शिवलिंग की लंबाई 33 फीट है और वजन करीब 210 मेट्रिक टन है। जी हाँ, इसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है और इसे तैयार होने में करीब 10 साल लगे हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना से बिहार धार्मिक आस्था के वैश्विक मानचित्र पर और मजबूत होगा। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आपके लिए जॉब निकली है। जी हाँ, वो भी रेलवे में, वो भी 22,000 पद। आपको बता दूं कि रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए ये बड़ी खबर है, खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल 1 के करीब 22,000 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस भर्ती में 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। जहाँ पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट और फिर तकनीकी विभागों में नियुक्तियां होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू होगी और फिर 20 फरवरी तक चलेगी। जहाँ उम्र सीमा के बारे में बात किया जाए तो 18 से 33 साल की रखी गई है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलेगी। इसके साथ डीए और फिर अन्य भत्तों का भी लाभ मिलेगा। चयन प्रक्रिया में सीबीटी परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट शामिल है। दोस्तों, बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपये देने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने इस योजना के तहत नई एंट्री फिलहाल बंद कर दी है। जी हां, नीतीश सरकार के मंत्री ने बताया है कि अब तक 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे जा चुके हैं। इसके बाद करीब 19 लाख नए आवेदन आए थे, जिसके लिए आवेदन पोर्टल खोल दिया गया था। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि नए आवेदनों की एंट्री बंद कर दी गई है और पोर्टल भी फिलहाल क्लोज कर दिया गया है। हालांकि पहले से आवेदन करने वाली महिलाओं की जांच प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं पर इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को आगे चलकर के रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए तक की मदद देने का भी प्रावधान है। वहीं पर सरकार का कहना है कि योजना बंद नहीं हुई है, सिर्फ नई एंट्री रोकी गई है।
दोस्तों, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। साल 2025 की मध्यम परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले सभी छात्रों को अब 10,000 रुपये मिलेंगे। जब वहीं पर SC/ST वर्ग के छात्र अगर सेकेंड डिवीजन में भी पास होते हैं तो भी उन्हें भी 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जब बोर्ड अध्यक्ष मृत्युंजय झा ने बताया है कि छात्रों की सूची यानी कि लिस्ट तैयार हो चुकी है और जल्द ही राशि का वितरण शुरू होगा। वहीं पर इसके साथ ही 27 साल बाद सिलेबस बदला जा रहा है और फिर बोर्ड की पहली आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत अब संस्कृत की पढ़ाई आधुनिक और रोजगार से जुड़ी हुई होगी। दोस्तों, बिहार के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में सर्दी के मौसम में भी बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत अंडे मिलते रहेंगे। जो बच्चे शाकाहारी हैं उन्हें अंडे की जगह मौसमी फल दिए जाएंगे। जनवरी और फिर फरवरी महीने में अंडा और फिर फल की खरीद बढ़ी हुई दर पर होगी। इन 2 महीनों के लिए अधिकतम 6 रुपये प्रति अंडा या फिर मौसमी फल का रेट तय किया गया है। वहीं पर मध्याह्न भोजन योजना के तहत निदेशक विनायक मिश्रा ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि जहां पर अंडा या फिर फल इससे कम दर पर उपलब्ध होगा वहीं पर कम कीमत पर ही खरीद की जाएगी। वहीं पर जनवरी फरवरी के बाद बाकी महीनों में पहले की तरह 5 रुपये प्रति अंडा या फिर फल की दर लागू रहेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोगों का जो किडनी खराब होता है, किडनी खराब होने से पहले कुछ संकेत देते हैं कि किडनी खराब हो रहा है। जो लोग उसको पहचान जाते हैं तो फिर जल्द ही वो इलाज कराते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से संकेत है, शुरुआती संकेत जो किडनी खराब के होते हैं। तो आपको बता दूं कि किडनी सिर्फ गंदगी छानने का काम नहीं करती, बल्कि शरीर में पानी, नमक, पोटेशियम, कैल्शियम का संतुलन बनाए रखती है और ब्लड प्रेशर और फिर खून बनने में मदद करती है। जब किडनी कमज़ोर होती है तो फिर इसका असर सबसे पहले हाथ पैरों पर दिखता है। जहाँ हाथों, पैरों और फिर टखनों में सूजन आना किडनी डैमेज का आम लक्षण है। वहीं पर उंगली दबाने पर गड्ढा बन जाए तो फिर समझिए कि शरीर में पानी जमा हो रहा है। पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव, अचानक ऐंठन और दर्द भी संकेत हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है। हाथ पैरों की त्वचा में खुजली, वहीं पर रूखापन या फिर रेसेस दिखे तो फिर इसे नज़रअंदाज ना करें, ये टॉक्सिन जमा होने का इशारा है। वहीं पर सुन्नापन या फिर झुंझुनाहट होना नसों पर असर का संकेत है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। लगातार कमजोरी, थकान या फिर पैरों में दर्द भी किडनी की गड़बड़ी से जुड़ा हो सकता है। वहीं पर अगर ये लक्षण देखे तो फिर तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं, क्योंकि समय रहते इलाज से किडनी को बचाया जा सकता है। दोस्तों, किशनगंज में 7 जनवरी को पावर कट रहने वाली है, यानी कि बिजली नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, ये मामला कोचाधामन का है। कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सराय और माधव पावर सब स्टेशन क्षेत्र में पावर कट कर दिया जाएगा। बिजली विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक इन इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। बिजली विभाग ने बताया है कि ये कटौती 220, 132, 33 kV ग्रिड उपकेंद्र किशनगंज में किए जाने वाले वार्षिक शीतकालीन रखरखाव कार्य के कारण किया जा रहा है। जब विभाग का कहना है कि ये मेंटेनेंस कार्य बिजली व्यवस्था को सुरक्षित और बेहतर बनाने के उद्देश्य से जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी बड़े तकनीकी फॉल्ट से बचा जा सके। वहीं पर सहायक कार्यपालक अभियंता संरक्षण और प्रमंडल किशनगंज की ओर से जारी पत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पावर कट से 3311 kV मौधो और सराय पावर उपकेंद्र से बिजली प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ता प्रभावित रहेंगे। इसमें से कोचाधामन प्रखंड के कई गाँव और रिहायशी इलाके शामिल है। वहीं पर बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस दौरान धैर्य बनाए रखें और जरूरी कार्य बिजली कटौती से पहले निपटा लें। जब खास करके मोबाइल चार्ज करना, पानी की टंकी भरना, खाना बनाना और इन्वर्टर या फिर बैटरी बैकअप की व्यवस्था पहले से ही कर लेने की सलाह दी गई है। वहीं पर 5 घंटे की इस कटौती से व्यापारियों और फिर छोटे दुकानदारों को भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि दिन के समय बिजली पर निर्भर कामकाज प्रभावित रहेगा। वहीं पर ग्रामीण इलाकों में किसानों को भी सिंचाई और फिर अन्य कृषि कार्यों में दिक्कतें आ सकती है। वहीं पर बिजली विभाग ने यह भी भरोसा दिलाया है कि निर्धारित समय के भीतर रखरखाव कार्य पूरा कर लिया जाएगा और फिर समय होते ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। हालांकि किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में थोड़ी देरी की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है। वहीं पर विभाग ने उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। जहां वहीं पर स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मेंटेनेंस कार्य समय पर पूरा किया जाए, ताकि उन्हें ज्यादा देर तक परेशानी न झेलनी पड़े। फिलहाल 7 जनवरी को कोचाधामन के सराय और मौधो सब स्टेशन क्षेत्र के लोगों को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
दोस्तों एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से एक अहम सवाल पूछा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला में घुस करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है तो मोदी सरकार को भी पाकिस्तान में घुस करके 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को गिरफ्तार करके लाना चाहिए। वैसे तो कई लोग ओवैसी के रुख और फिर फैसलों का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल पर कई लोगों ने कहा कि वे उनके साथ है। असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की थी कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक स्वतंत्र देश वेनेजुएला में घुस करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकते हैं तो फिर मोदी सरकार को भी सेना को पाकिस्तान भेज करके आतंकी हाफिज सईद को गिरफ्तार करके लाना चाहिए। आपको बता दो कि वेनेजुएला की घटना के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार से ये अहम सवाल पूछा है। ओवैसी ने मांग की है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला में घुस करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं हाफिज सईद को गिरफ्तार करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक स्वतंत्र आजाद देश वेनेजुएला में घुस करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकते हैं तो फिर मोदी सरकार को भी सेना को पाकिस्तान भेज करके दहशतगर्द हाफिज सईद को गिरफ्तार करके लाना चाहिए। जब भारत में असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर बहस तेज होते ही बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और फिर अपने हर पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ता चाहते हैं। भारत का निशाना दहशतगर्द है, कोई देश नहीं। जब भारत पर दहशतगर्दी हमला होता है तो फिर भारत का निशाना हमला करने वाले दहशतगर्दी साजिश रचने वाले दहशतगर्दी और फिर उनके ट्रेनिंग कैंप होते हैं ताकि दहशतगर्द को जड़ से खत्म किया जा सके। गुलाम अली खटाना ने कहा कि भारत का इरादा कभी भी किसी देश पर हमला करने का नहीं रहा। अमेरिका की तरह किसी देश पर हमला करके किसी को गिरफ्तार करने का तरीका भारत का नहीं है। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर भारत हमला करने वाले दहशतगर्द को सबक सिखाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जुड़ा मामला इन दिनों सीमांचल में चर्चा का विषय बना हुआ है। अररिया जिला के जोकीहाट निवासी एक दंपति यानी कि पति पत्नी के साथ पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार और बांग्लादेशी का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर के अब राजनीति और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इस मामले को लेकर के अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके कार्रवाई की मांग की है। दरअसल जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक वीडियो काफी तेजी के साथ गाजियाबाद का वायरल हो रहा है जिसमें अररिया के पति पत्नी को जबरदस्ती उसको फोर्स करके बोला जा रहा है कि आप बांग्लादेशी हो, हमारे पास मशीन है और ये मशीन बता रहा है कि आप लोग बांग्लादेशी हैं। जो उस पुलिसकर्मी द्वारा इस तरह की बातें बोल करके वीडियो भी बनाया जा रहा है बाजब्ता साथ और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है, जिसके बाद से सीमांचल के लोगों में गुस्सा उबल पड़ा है और लोग ये बोल रहे हैं कि आखिर कैसे कि देश के लोगों को जबरदस्ती विदेशी घोषित किया जा रहा है, विदेशी बताया जा रहा है, बांग्लादेशी बताया जा रहा है। इसी को लेकर के कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के एक शुभचिंतक टीम मास्टर मुजाहिद के एक व्यक्ति ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं केडीबी लाइव पॉडकास्ट पेज पर, तो इस पेज को अभी आप फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। खबर शुरू करेंगे उससे पहले इन लोगों के लिए दो शब्द मेरे तरफ से है कि हम भी इसी मिट्टी के बेटे हैं ऐ हुक्मरानों, फिर देशभक्ति का सबूत हमसे ही क्यों मांगा जाता है। कसूर सिर्फ इतना है कि नाम पहचान बन गया, हर तलाशी हर शक में मुसलमान बन गया। खामोशी हमारी कमजोरी समझ ली गई शायद, वरना सब्र भी एक इबादत है, ये कोई डर नहीं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम कौशाम्बी थाना क्षेत्र में अररिया जिला के जोकीहाट निवासी एक पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार बांग्लादेशी का मामला सामने आया था। आरोप है कि थाना अध्यक्ष द्वारा उन्हें बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में परेशान किया गया। पीड़ित दंपति रोशनी खातून और मोहम्मद कौशर पिछले कई वर्षों से गाजियाबाद में रह करके मेहनत मजदूरी के जरिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से बिजली का बिल बढ़ने वाला है। जी हां, बिहार के रहने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार वासियों पर अब वित्तीय बोझ पड़ने वाला है, यानी कि पैसे का बोझ आपकी जेब अब ढीले होने वाली है क्योंकि बिजली का बिल अब बढ़ने वाला है। नए साल पर बिहार के लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल बिजली की दर बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। अगर इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाता है तो फिर नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक बिजली की दर 35
पैसा प्रति यूनिट और छोटे दुकानदारों के फिक्स चार्ज में 50 रुपए कम करने को लेकर के आज सुनवाई होगी। दरअसल आज विद्युत विनियामक आयोग के कोर्ट रूम में यह सुनवाई होगी। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी के साथ अन्य प्रमुख अधिकारी भी शामिल होंगे। ये सभी आम लोगों का पक्ष सुनेंगे। इसके बाद साउथ और फिर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और फिर संघों का पक्ष सुनने के बाद आयोग पूरे फैक्ट की समीक्षा करेगा। इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह फैसला 1 अप्रैल से 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगा। वहीं पर जानकारी के मुताबिक बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, स्टेट लोड डिस्पैच और फिर बिहार ग्रिड कंपनी ने आयोग को अलग अलग प्रस्ताव सौंपा है, जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज पटना में होने वाली जनसुनवाई में अगर कोई भी शामिल नहीं हो पाते हैं तो फिर 15 जनवरी को बेगूसराय के कलेक्ट्रेट सभागार, 19 जनवरी को गया कलेक्ट्रेट सभागार और 5 फरवरी को विद्युत भवन मुख्यालय 2 आयोग के कोर्ट रूम में सुनवाई होगी, जहां पर आम लोग अपने विचार को रख सकते हैं। अगर बिजली दर बढ़ाने का निर्णय ले लिया जाता है तो फिर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं का स्लैब पहले से 1 है, इसमें 125 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन इससे ज़्यादा खर्च होने पर 35 पैसा प्रति यूनिट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही 100 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले शहरी और फिर ग्रामीण दुकानदारों को भी ज़्यादा रुपए देने होंगे। जब व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए एक स्लैब पर 8.14 रुपये प्रति यूनिट रखा गया है। दोस्तों, अररिया जिला के एक युवक 13 साल बाद म्यांमार से बिहार लौटा है, लेकिन उन्होंने जो दर्द भरी कहानी सुनाई है उसको जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक सबक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे इलाके के लोग विदेश जाते हैं कमाई कजाई करने के लिए, लेकिन वहां जाकर के उसके साथ जो हाल होता है उसको जानकर के आपका खून खौल जाएगा। दरअसल ये कहानी सिर्फ एक युवक के घर लौटने की नहीं, बल्कि इंसानी तस्करी, अमानवीय शोषण और एक माँ के 13 साल लंबे संघर्ष की है। बिहार के अररिया जिला का एक नाबालिग लड़का जिसे बेहतर भविष्य का सपना दिखा करके घर से ले जाया गया था, उसे म्यांमार में बेच दिया गया। जब वहां उसके साथ जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है, लेकिन इस अंधेरे के बाद आखिरकार इंसाफ की रोशनी आई और माँ बेटे का मिलन संभव हो सका। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं तो इस पेज को अभी आप फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि बिहार के अररिया जिला का रहने वाला मुन्ना उर्फ जमशेद 13 साल बाद अपने घर लौटा है। 2012 में जब वह महज 13 साल का था, तब गांव के ही 3 युवकों ने उसे बहला फुसला करके घर से ले गया और म्यांमार में 16 लाख रुपए में उसे बेच दिया। इन 13 सालों में उसने जो यातनाएं झेली है उसे सुनकर के हर कोई सिहर उठे हैं। जमशेद ने बताया है कि उसे म्यांमार में सरिया बनाने वाली एक कंपनी में जबरन काम करवाया गया। वहां मजदूरों को जानवरों से भी बदतर हालात में रखा जाता था। चारों तरफ समुद्री ऊंची दीवारें, हथियारबंद गार्ड और फिर CCTV कैमरे लगे रहते थे ताकि कोई भी भाग ना सके। काम के दौरान जब शरीर थक जाता था तो फिर कंपनी के लोग इंजेक्शन से खून निकालते थे और फिर दोबारा काम करवाने के लिए नशे की सुई लगा देते थे। जमशेद ने बताया है कि जब उसने घर जाने की बात कही तो फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। एक बार भागने की कोशिश में पकड़े जाने पर उसकी इतनी पिटाई हुई कि शरीर में 3 जगह टांके लगाने पड़े, जहां उसे साफ शब्दों में कहा गया कि जब तक 16 लाख रुपए की रकम वसूली नहीं हो जाती तब तक वे घर नहीं जा सकता। दोस्तों, किशनगंज में 2 लाख रुपए दहेज नहीं देने पर महिला को ससुराल वालों ने मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया है। जहां ये मामला बेहद ही गंभीर है। जहां किशनगंज से एक बार फिर से दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को 2 लाख रुपए दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और ससुराल वालों ने मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता कई सालों तक चुपचाप अत्याचार सहती रही, लेकिन जब मारपीट हद से बढ़ गई तो फिर उसने न्याय की राह पकड़ी। अदालत के हस्तक्षेप के बाद अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में दहेज की मांग को लेकर के एक विवाहिता के साथ मारपीट और प्रताड़ना का मामला सामने आया। जब पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में पति और फिर ससुराल पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जहां मामला शहर के मोतीबाग करबला इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां पर महिला को दहेज नहीं देने पर घर से निकाल दिया गया। जब पीड़िता पश्चिम बंगाल के ग्वालपोखर थाना क्षेत्र के खमारपोखर गांव की रहने वाली है। उसकी शादी करीब 6 साल पहले किशनगंज शहर के मोतीबाग करबला से के निवासी एक युवक से हुई थी। जब पीड़िता के अनुसार शादी के कुछ समय बाद ही पति और फिर ससुराल वाले 2 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी ना होने पर उसे शारीरिक और फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। महिला ने बताया है कि मायके की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह लंबे समय तक पति और फिर ससुराल वालों की प्रताड़ना चुप सहती रही। उसे उम्मीद थी कि हालात
समय के साथ सुधर जाएंगे, लेकिन प्रताड़ना कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। जब पीड़िता का आरोप है कि 25 अक्टूबर को दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और फिर ससुराल वालों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। मारपीट के बाद उसे घायल अवस्था में ही घर से बाहर निकाल दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजन उसे लेकर के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसका इलाज कराया गया। इलाज के बाद पीड़िता न्याय की उम्मीद में पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उसकी शिकायत पर तत्काल कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी।